करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। 4 मार्च से 10 मार्च के मध्य हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन टिहरी एवं कोटसर परियोजना में और इसी तरीके से एएससी की जो अन्य परियोजनाएं हैं वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। बेसिकली प्रोग्राम है ये 54th नेशनल सेफ्टी वीक के अंतर्गत हम एक ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने जो शुरू किया हमने उसका हिस्ट्री के बारे में हम जस्ट बात कर रहे हैं कि उसका पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो जो ये इनिशिएट हुआ था 1962 से 1966 में नेशनल सेफ्टी डे मनाना स्टार्ट किया हमारे द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन जी ने, और उसके बाद 1984 से फिर ये वीक में कन्वर्ट होने लग गया कि पूरे सप्ताह को हमें सप्ताह को हम डेडिकेटेड करेंगे नेशनल सेफ्टी वीक में। जैसे आपने सुना होगा रोड सेफ्टी वीक, अभी हाल ही में रोड सेफ्टी वीक भी गया है। आपको पता है किसी को कि रोड सेफ्टी वीक हम कब मनाते हैं? सेकंड वीक, हाँ जनवरी के सेकंड वीक। हाँ, जनवरी के सेकंड वीक में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक हम ये मनाते हैं। तो उसमें भी क्या है कि रोड सेफ्टी में जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि इंडिया वन ऑफ द लीडिंग एक्सीडेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसके भी अभी तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो गया है, जिससे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं रोड में और ट्रैफिक भी जितना जितना बढ़ रहा है। तो ये सारी अवेयरनेस उस चीज़ को कम करने के लिए अल्टीमेट हम सबका गोल है कि हमारी साइट पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे जीरो एक्सीडेंट, बेसिक फायर सेफ्टी इमरजेंसी इवैक्यूएशन। जैसे फायर सेफ्टी का आप सबको ट्रेनिंग मिलता आ रहा है, काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग होता है, सीएसएफ के द्वारा भी किया जाता है, एचआर डिपार्टमेंट के माध्यम से भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सबको पता होती हैं, बस एक क्या होता है कि ट्रेनिंग के माध्यम से हम सब लोग एक जगह आते हैं और इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत टाइम बाद सब अपने लोग में अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें निकल जाती है, दिमाग से भूल जाते हैं। तो ये क्या ट्रेनिंग क्या करती है, नर्चर करती है, और आप लोगों को साइकोलॉजिकली होता है कि हम पता हाँ अच्छा ये था, मेरे को याद नहीं रहा, तो याद चीज़ें आ जाती है। जैसे ही जब आप साइड में रहते हैं, फिर हम भी साइड में रहते हैं, तो उस समय कभी कभी किसी किसी के माइंड में क्लिक कर जाता है कि हाँ ये चीज़ बताएगी तो ऐसी चीज़ हम इसको कर सकते हैं, और आप अपने जो डाउन द लाइन आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी बता सकते हैं साइड पे अगर कोई हादसा होता है। तो हमारे बेसिकली ये 7 टॉपिक रहेंगे आज के, जो बेसिक है एक फायर फाइटिंग और इमरजेंसी इवैक्यूएशन का। और इससे हमको एक चीज़ ही पता चलती है कि कुछ हमारे सर्कम कार्मिक ऐसे होते हैं जो मैकेनिकल में काम कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हैं, तो ओएंडएम में जाने का इतना नहीं मिल पाता डिपार्टमेंट का फायर फाइटिंग का जानने के लिए। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से ये भी पता चलता है कि हमारी साइट पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं सेफ्टी के, फायर सेफ्टी के, तो इन चीज़ों के बारे में भी एक नॉलेज शेयरिंग हो जाती है। तो आप में से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज फायर, फायर क्या है आपके हिसाब से बता सकते हैं? मतलब एक एग्जांपल अगर हम ले। फायर ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है फायर में तो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं उसको, ऐसा ही। हाँ, केमिकल रिएक्शन। फायर एक एनर्जी है, फायर एक एनर्जी है, और हीट और लाइट से जो प्रोडक्ट आता है, जो एक फायर लगने के बाद जो आता है वो हीट और लाइट कहता है उसको। तो बेसिकली फायर क्या है, जैसा आपने बोला केमिकल रिएक्शन है, एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। तो अगर कोई भी आप फायर देख रहे हो, जैसे वो आप स्टोव में देखो अपने घर पे, या फिर इंडस्ट्री में, या फिर साइट में, या फिर यहाँ पे कहीं पे भी आपने जो भी फायर देखी होगी, उसमें ये 3 चीजें कॉमन है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। ऑक्सीजन एयर, एयर के अंदर ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और एयर भी बोल सकते हैं। फ्यूल हो गया हमारा कोई भी सोर्स ऑफ मटेरियल, और हीट हो गई जो हम चिंगारी या फिर हीट दे रहे हैं। इसमें एक और चीज आती है चेन रिएक्शन। वो क्या होता है, कोई भी जब आप पहले तो ये तीनों अगर एक साथ आएंगे तो हमारी फायर लग जाएगी। अब क्या है, अब बुझाना है, बुझाना हम आगे बताएंगे। इनमें से एक कोई भी चीज हट जाती है तो फायर नहीं लगेगी। जब क्या होता है कि तीनों चीज जब साथ आती है, उनमें चेन रिएक्शन होती है उसको सस्टेन करने के लिए, मतलब सस्टेन करने के लिए मतलब उसको बने रहने के लिए।
तो वो चेन रिएक्शन जैसे ही शुरू होती है तो आग चलती रहती है, बढ़ती रहती है, जब तक मटेरियल खत्म ना हो या फिर जब तक उसकी एयर हम कट ऑफ ना करें या फिर तब उसको हम ठंडा ना करें। तो ये बेसिकली है। तो आप सबको एक चीज पता है, बस अगर जिसको मतलब रह गया होगा तो ये चीज बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है कि फायर लगती कैसे, और फायर ट्रायंगल बोलते हैं इसको। इन ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये तीनों को दर्शाता है एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए, अच्छे समझने के लिए। तो ये इसमें रहता है, ठीक है। फायर ट्रायंगल जैसे भी हमने बात करी। अब क्या है कि साइट में या फिर प्लांट में या फिर हमारे सबस्टेशन में कि कहीं पे आग लगी, आपने देखा होगा कहीं पे पहले छोटे अमाउंट में आग लगती है, फिर क्या होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो किस तरीके से कोई भी फायर बढ़ सकती है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि कोई भी एक छोटी सी फायर है वो एक बड़ा रूप ले लेती है। यदि उसके आसपास यदि फ्यूल रहे हाँ, उसके आसपास फ्यूल रहे वो बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन भी है जैसा भी बढ़ जाएगा, हाँ तो भी आग बढ़ सकती है। तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि आग के बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र पे या फिर आपके ऑफिसेस पे। आजकल आप लोग ज्यादा देखते होंगे कि रील्स में आता है, कभी वीडियो वायरल होती है कि कहीं बिल्डिंग में आग लग गई, हाई राइज बिल्डिंग है या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग है उसमें आग लग गई, और वो आग लगती है वो फैल जाती है पूरी, नीचे फ्लोर में लगी है, चौथे या फिर पांचवें फ्लोर में लगी है, वो 10 फ्लोर तक चली जाती है, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक छोटी आग इतनी बड़ी, उसका इतना बड़ा विकराल रूप ले लेती है। तो वो किस तरीके से होता है, वो होता है स्प्रेड ऑफ फायर, कि फायर किस तरीके से फैल सकती है। तो इसका इसके 4 कारण हो सकते हैं, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा और भी कभी कभी केसेस में हो जाते हैं। तो जो बेसिक इसके कारण है वो है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब जैसे ये टेबल में अगर आग लग गई तो मेरा बैग इसके ऊपर रखा है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो वो आग पकड़ लेगा और आग और बड़ी हो जाएगी। फिर दूसरा आता है कंडक्शन। कंडक्शन का कोई एग्जांपल दे सकता है कि कंडक्शन से कैसे आग बढ़ती होगी? कंडक्शन मतलब हीट होकर जैसे कोई भी सॉलिड मेटेरियल, हाँ सॉलिड मटेरियल से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा होगा घर पे इंडक्शन पे आग नहीं लगती, उसमें कंडक्शन होता है ना। अगर आप हाथ रखोगे ऑन करोगे नहीं चलेगा, वो एक स्पेसिफिक स्टील या फिर कोई उसका, हम बोलते हैं ना आजकल बर्तन भी हम लेते हैं इंडक्शन वाला, इंडक्शन कुकर या फिर इंडक्शन, तो वो क्या है कि वो सरफेस से सरफेस हमारी फैल गई है। या फिर आपने आयरन रॉड गर्म करते हैं तो वो भी फैल जाती है। लकड़ी के केस में ऐसा नहीं होता। लकड़ी के केस में क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसको जो केमिकल रिएक्शन है उसकी जो कंडक्शन प्रोसेस नहीं होता है लकड़ी में, उसमें हो जाता है कन्वेक्शन। हाँ, तो ये चीज सरफेस से सरफेस फैल जाती है। तो ऐसा कब होता है, इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे एक तो इंडक्शन हो गया, दूसरा कि आपने देखा होगा हीटर हम जलाते हैं, हीटर के आसपास हम कहते हैं कि कुछ प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। तो कंडक्शन जैसे पहले उसके कांटेक्ट में आया, फिर उसकी हीट से वो और एक्साइटेड हो गया और वो गर्म हो गया। मतलब कोई भी जैसे मटेरियल आता है उसका एक कण जो होता है दूसरे कण को हाँ एक्साइट करता है उसको, तो उस तरीके से आग फैल सकती है। उस तरीके से भी आग हाउसहोल्ड में बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है जो हम आयरन आयरन करते हैं, आयरन गर्म हुई कपड़े में वो आ जाती है। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ये दो चीज तो हमने पढ़ ली है। और इसके बाद तीसरा आ जाता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हीट बाय एयर मूवमेंट। कन्वेक्शन का कोई अच्छा एग्जांपल दे सकता है फायर का? जैसे आप लोगों ने देखा होगा साइड पे, हाँ जंगल में कभी आग लगी, हाँ तो एक हवा चली तो वो पूरा उसको हीट मूवमेंट निकले हवा से, हाँ ये अच्छा एग्जांपल है। पहुंच जाते हैं। और एक और इससे एक और एग्जांपल है, जैसे बिल्डिंगों में आजकल आग लगती है ज्यादातर एयर मूवमेंट से, वेंटिलेशन डक्ट से जो होता है। यहाँ आग लगी, अभी तो यहाँ डक्ट है नहीं, लेकिन हमारा पावर हाउस में डक्ट्स हैं अलग अलग एयर सप्लाई के। तो वहाँ पे यहाँ से धुआं उठा, धुआं अपने साथ हीट लेके गया,
ठीक है, क्योंकि धुआं काला इसलिए होता है कि वो अनबर्न रह जाता है, कभी कभी उसमें से कुछ कुछ कण उड़ जाते हैं, तो उससे वो डक्ट से अगर उसमें कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं लगा है तो वो पास हो जाती है। तो आप में से जैसे O&M से हैं, हमारे बॉम्ब्स की टीम है, इलेक्ट्रिकल की टीम है, तो आप एक एग्जांपल है कि हमको पता होना चाहिए और सब लोगों को पता होना चाहिए कि वो जो मूवमेंट है उसको रोकने के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। हाँ, डैम्पर क्या रहता है कि डक्ट्स में वो तो मैंडेटरी भी है आजकल, कोई भी अगर आप डक्ट्स अगर इंडस्ट्रियल पर्पस से या फिर रेजिडेंशियल पर्पस से हम इंस्टॉल कर रहे हैं डक्ट सिस्टम एयर मूवमेंट के लिए, तो डैम्पर उसमें होना बहुत जरूरी है। डैम्पर्स क्या रहते हैं, डैम्पर्स को जैसे ही हम एक्टिव करते हैं वो शट कर देता है, वो कनेक्शन काट देता है, तो इससे क्या होता है हमारा स्प्रेड ऑफ फायर होना बंद हो जाता है, तो जिससे क्या होगा कि कंटेन हो जाएगा, कंटेनमेंट कर देंगे उसको, हम फैलने से रोक देंगे। और तीसरा है रेडिएशन, रेडिएशन से भी आग फैलती है, ठीक है। तो ये बेसिक जो 4 मेथड्स थे, इन तरीकों से ही आग फैल सकती है। हमको अगर इनके बारे में पता होगा तो हम स्प्रेड ऑफ फायर रोक सकते हैं। जैसे अगर इस कमरे में आग लग गई तो आपको पता है कि एयर मूवमेंट हम बंद कर दें तो हम आग रोक सकते हैं, वहां से कुछ और मटेरियल हटा लें, ज्यादातर हम यही करते हैं, वहीं पे भी आग लगेगी हम क्या करेंगे, मटेरियल हटा देंगे, जिससे स्प्रेड ऑफ फायर कम हो जाए और जो जला है बस उतना ही जले। एक ये चार्ट है, कहीं पे भी आग लगती है, जैसे आपके हम अगर एक बेसिक एग्जांपल लें कुकिंग गैस का, उसमें भी ये चार्ट अप्लाई होता है। हम माचिस जलाते हैं उसमें भी ये चार्ट अप्लाई होता है। हर जगह पर कोई भी जगह पे अगर आग लगेगी तो ये चार्ट वहां पे आपको दिखेगा ही दिखेगा, अगर आप समझेंगे उस तरीके से। तो इसमें क्या है, ऊपर की साइड है टेम्परेचर और नीचे की साइड है टाइम। तो ये चार्ट हमको क्या बता रहा है कि कोई भी जैसे इग्निशन हुआ कहीं पे भी, मैंने अगर प्लास्टिक की बोतल जलाई यहां से, इसकी हमको 4 स्टेजेस मिलती है। कोई भी आग अगर हम कहीं माचिस में या फिर किसी में लगा रहे हैं, उसकी 4 स्टेजेस होती है। पहली होती है इंसिपिएंट, इंसिपिएंट मतलब शुरुआती स्टेज। शुरुआती स्टेज में जैसे ग्राफ देखो, क्या उसमें टाइम हमारा ज्यादा लगेगा लेकिन टेम्परेचर कम रहेगा उसमें। कोई भी आग लगती छोटी सी लगेगी, पहले उसमें टेम्परेचर कम होता है लेकिन धीरे 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 जलती है। वो क्या स्टेज होती है, वो ही हमारी सबसे बेस्ट स्टेज होती है जिसमें हम उसको रोक सकें। और उसी को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फायर को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं वहीं पे, क्योंकि उस आग को ही रोकने के लिए जो जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखे होंगे वो उस आग को रोकने के लिए ही बने। जैसे ही आग धीरे धीरे बढ़ी, टाइम ज्यादा लिया उसने, एरिया ज्यादा लिया, वो धीरे धीरे ग्रोथ स्टेज में बढ़ने लगती है। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ने लगता है और टाइम उसमें कम लगता है। कम टाइम में, हम बोलते हैं ना कम टाइम में ज्यादा आग लग जाती है, तो ग्रोथ स्टेज आ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, बर्निंग स्टेज। बर्निंग स्टेज में तो फुल आग लग जाती है, मतलब उसमें पूरा आपका जो जितनी भी फायर है, जितना भी मटेरियल वहां पर अवेलेबल है, वो अपना पूरा आकार पकड़ लेता है उस टाइम। तो फर्स्ट स्टेज में तो मैंने बताया आपको फायर एक्सटिंग्विशर। ग्रोथ और बर्निंग स्टेज में क्या रहता है, यहाँ पे हम फायर एक्सटिंग्विशर नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका कुछ अब वो है नहीं, एप्लीकेशन रहेगा नहीं, क्योंकि बड़ी आग है, बड़ी आग को रोकने के लिए वो उतना केपेबल नहीं है। तो उसमें हम अलग अलग फायर इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो हम आगे जाएंगे उस पर कि हम कौन कौन से फायर इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली चार्ट है। फिर उसके बाद आ जाता है डीके, मतलब खत्म होना। जैसे आपने देखा होगा आग जल जाती है तो फिर धीरे 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 स्लो हो जाती है। उस समय क्या स्टेज में क्या होता है कि आपका मटेरियल पूरा खा गई होती है, पूरा मटेरियल खा जाती है, तो उसमें क्या होता है हमारा मैक्सिमम मतलब जितना भी नुकसान है वहां पर आ जाता है। जो भी उसको लॉस करना रहता है वो आग कर लेती है उस टाइम। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है और टाइम भी धीरे धीरे कम हो जाता है। आई सच्ची
अब बेसिकली सर हम थोड़ा सा इंट्रो देते हैं। हम यहाँ पर फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। तो हमने शुरू में नेशनल सेफ्टी वीक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, फिर फायर के बारे में कि फायर ट्रायंगल क्या होता है, फिर स्प्रेड ऑफ फायर होती है कि 4 तरीके से आग आगे बढ़ती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि कॉमन कॉज ऑफ फायर, आग लगने के प्रमुख कारण, वो जो कि हम सबको पता है। घर पे कुकिंग इक्विपमेंट्स हो सकता है, हीटर इक्विपमेंट्स हो सकता है, साइड प्लांट में स्मोकिंग कभी कभी हो जाता है, स्मोकिंग की वजह से फायर लग जाती है। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट में अगर हीटर कहीं कोई माल फंक्शन हुआ या फिर कोई इशू आया जिससे स्पार्क जनरेट हो गया, उससे हो सकता है। एक्सप्लोजिव्स से लगता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, पेट्रोलियम गैस या फिर और अदर। ज्यादातर बैटरी से भी आजकल हम काफी देखते हैं कि स्पार्क जनरेशन हो जाता है, उससे रहता है। जैसे हमारा कॉमन कॉज ऑफ फायर क्या होता है इंडस्ट्री में, सबसे कॉमन कॉज क्या रहता है आपके हिसाब से? स्पार्क, शॉर्ट सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट काफी मेजर रोल होता है कोई भी इंडस्ट्री में ज्यादातर, क्योंकि ऐसे केसेस में देखा गया है। क्यों? क्योंकि आजकल हम काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गए हैं। हमारी हर तरीके से टेक्नोलॉजी है, जैसे PLC, SCADA, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। तो हमारा प्लास्टिक का पाइप, जितनी भी ये रहती है प्लास्टिक मटेरियल की रहती है, कोटेड की वायर्स होगी, तो कहीं पे भी कोई छोटा सा डिस्टर्बेंस होता है जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। आ जाओ टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमारा कॉमन कॉज ऑफ हमको पता है। तो उसके लिए क्या है कि हमारी आगे करो। हम लोगों की अप्रोच भी उस तरीके से रहनी चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के उस पे। तो हम उस पे हमारा जैसे प्लांट्स में जैसे आप लोग होंगे, तो हमारे कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हैं इलेक्ट्रिकल फायर को रोकने के लिए या फिर उसमें ना आने के लिए, या ना लगे, बता सकते हैं? इनिशिएट ना हो उसके लिए RCCBs और ELCBs यूज करते हैं। RCCB, ELCB। देन अगर वो भी गिर जाए, in that case फायर एक्सटिंग्विशर फायर ट्रायंगल देख लिया, स्प्रेड ऑफ फायर हमने देख लिया, यहाँ पे कॉमन कॉज ऑफ फायर क्या क्या है वो भी देख लिया। अब है हमारी क्लास ऑफ फायर। आपने बहुत सुना होगा क्लास ऑफ फायर के बारे में कि आग इतने इतने क्लास के हिसाब से डिवाइडेड है। तो आग को हमने इतने 4 या 5 चीजों पे डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि हर नेचर की आग अलग अलग होती है। जैसे एक पेट्रोलियम पे जो आग लगेगी, डीजल पेट्रोल पे, वो आग अलग होगी, उसका इम्पैक्ट अलग होगा। एक लकड़ी कत्ते या फिर इस पे इसकी आग अलग होगी, इसका इम्पैक्ट अलग होगा। तो जो ABCD है ये हमारा एक भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। एक अलग अलग स्टैंडर्ड भी होते हैं, जैसे आपने भी सुना होगा कि NFPA करके किसी ने सुना होगा, तो फिर इंडियन स्टैंडर्ड सुना होगा। तो बेसिकली हम इंडियन स्टैंडर्ड ही फॉलो करते हैं। उसमें क्लास A है, क्लास A है कंबस्टिबल सॉलिड वुड पेपर प्लास्टिक, इसको कैटेगरी A में डालते हैं। फिर और आपने सिलेंडर में देखा होगा ABC फायर, BC फायर, इस तरीके से BCA, इस तरीके से फायर होगा। वो इसको ही दिखाती है कि ये सिलेंडर इन आगों के लिए सक्षम है। क्लास B होता है लिक्विड LPG डीजल, ठीक है। और इसमें जो LPG आ जाता है, LPG लिक्विड फॉर्म में हम इसमें ले सकते हैं, लेकिन वैसे तो गैस होता है, तो गैस को हम C में लेते हैं। तो क्लास C आता है हमारा, इलेक्ट्रिकल फायर को भी हम C में ही लेते हैं और गैस फायर को भी हम C में ही लेते हैं। लेकिन जो दूसरे स्टैंडर्ड है उसमें हम इलेक्ट्रिकल के लिए अलग कर लेते हैं और गैस के लिए अलग कर लेते हैं। तो बेसिकली ये है। और D है मेटल फायर। तो जो हम प्लांट में देखते हैं, हमारे प्लांट में क्या है, हम क्लास A दिखता है हमको, क्लास B दिखता है और क्लास C दिखता है।
डी भी होता है, लेकिन डी हम उतना नहीं देख सकते अपने प्लांट में। तो बेसिकली एबीसी हमारे प्लांट में एबीसी फायर है, तो इसको बुझाने के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया ये हम इस्तेमाल करते हैं। एक कॉमन सबसे सिंपल तरीका क्या है आपको जानने के लिए जब यूज करते हैं? कॉमन पानी सबसे